Hello everyone. Today we will discuss the controversial issue of UGC regulations which has led to protest in many universities, and Supreme Court has also put a stay on the implementation of these regulations. So let us understand what is the reason behind the controversy, what is the context and everything else. So as we know, because of these regulations there has been lot of controversy. अब इसका background क्या था? We know that students from underprivileged backgrounds like scheduled caste, scheduled tribe, they get reservation benefits. Now these are not sufficient because past में बहुत सारे ऐसे instances हुए हैं like रोहित वेमुला case, Payal Tadvi case, where these students they committed suicide because of the discrimination they faced because of their caste. तो ऐसे एक petition फाइल हुई थी कोर्ट में कि सिर्फ reservation is not sufficient, वी रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन. तो उसके बिहाफ पे ये रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन किया गया है. पहले भी थी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड द रेगुलेशंस दैट एग्जिस्टेड बिफोर? द मेन डिफरेंस इज दैट पहले वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर में थी कि ठीक है, यू शुड प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड और सच थिंग, एडवाइजरी थी. लेकिन अब वो स्टैचुटरी मतलब लीगली एनफोर्सेबल है, लॉ में है. तो अगर आप उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो पनिशमेंट होगी, पेनल्टी होगी. तो पहले फॉलो किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल बी वायलेशन ऑफ द लॉ. पहले जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, तो ऐसे यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं थी, उसमें इन्फोर्सेबल नहीं थी ज़्यादा यूनिफॉर्मली. किसी में थी किसी में नहीं. अब इनको बिल्कुल यूनिफॉर्मली एनफोर्सेबल किया गया इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़. तो इस वजह से आप देख रहे हो कि यूपी में बहुत ज़्यादा बीजेपी ऑफिस बेयरर्स ने रिज़ाइन भी कर दिया क्योंकि अब हर एक यूनिवर्सिटी में उसे अप्लाई करना है और बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं. तो अब इनकी एनफोर्सेबिलिटी भी ज़्यादा है. Thirdly, accountability. Accountability means that you are answerable to someone for the action you did. पहले अगर इनको अप्लाई नहीं भी किया जाता था, फॉलो नहीं भी किया जाता था, ये सिर्फ गाइडलाइंस की तरह थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बट अब अगर नहीं होगा देन द प्रिंसिपल और द वाइस चांसलर इज़ आंसरेबल दैट वाई दे हैव नॉट बीन फॉलोड. दे कैन बी पेनल्टीज एंड ऑल सच थिंग्स. तो ये तो डिफरेंस है जो नई रेगुलेशंस में आए हैं. और कुछ और प्रोविजंस भी हैं लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहाँ पे उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या कंसर्न्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा. फिर एक इक्विटी कमिटी होगी जिसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी पीपल फ्रॉम और पीपल विद डिसेबिलिटीज़, विमेन, ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शन से ये कमिटी फॉर्म की जाएगी. एक ओम्बड्स पर्सन होगा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए होगा. मतलब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो. पहले तो ये मैकेनिज्म था ही नहीं. एक हेल्पलाइन भी होगी 24/7. तो ये अब प्रोविजंस हैं ज़्यादा उनको हेल्प करने के लिए. लेकिन अब मेन कंट्रोवर्सी का इशू क्या है उस पर आते हैं. ये तो सब पॉजिटिव दिख रहा है कि इट इज़ मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम poor background or from socially backward background. लेकिन अब इशू है क्या जिसकी वजह से इतनी प्रोटेस्ट हो रही है? तो मेन जो रीजंस हैं वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से स्टे लगाया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे वो है कि जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत वेग है. स्पेशली लॉ में जो लीगल टर्म्स स्पेसिफाई करते हो, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो बहुत क्लियर होनी चाहिए. अदरवाइज अगर वो वेग है, वेग लैंग्वेज है मतलब क्लैरिटी ही नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिस एप्लीकेशन हो सकती है, मिस यूज़ हो सकता है. क्योंकि क्लैरिटी है नहीं तो लूप होल्स को यूज़ करके मिसयूज़ किया जा सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने मेन रीज़न ये दिया जिसकी वजह से उसने स्टे लगाया है कि इट कैन डेफिनेटली कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो. अनदर थिंग इज, एक इशू है कि व्हाट इफ देयर इज़ अ फॉल्स कंप्लेंट. अब फॉर एग्जाम्पल देयर समवन हु मेक्स अ कंप्लेंट कि let's say there's a person A and this person makes a false complaint against another person
बी कि इसने मुझे टॉर्चर किया है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब कोई एविडेंस प्रूव पॉसिबल भी नहीं होता, देना ज़रूरी भी नहीं है। तो अब बी ने सपोज करो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, अब इस पे तो पूरा कंप्लेन हो गई, इसके खिलाफ तो पूरा एक्शन लिया जा सकता है, इसका करियर बहुत अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दोज लीगल प्रोसीडिंग्स, और कुछ एक्शन लिया जा सकता है तो करियर ख़राब हो गया। इसकी फैमिली के लिए कितना बेकार होगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत लोन्स लेके इसे यहाँ कॉलेज में भेजा हो, और अब इसकी पढ़ाई वेस्ट हो गई, करियर वेस्ट हो गया, तो उनके लोन्स भी वो नहीं दे पाएंगे, फॉरगेट अबाउट अर्निंग ओवर एंड अबव दैट। और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे, हैप्पीनेस, वेल बीइंग पे, क्योंकि यू आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, तो फोकस ही नहीं कर पाओगे, बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर ऐसी फॉल्स कंप्लेंट है, मान लो बहुत साल बाद केस लड़के, क्योंकि इंडिया में तो केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 10 साल 20 साल बाद प्रूफ हो भी गया कि कुछ ऐसा नहीं था, पर तब तक इसकी लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी। तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ। मतलब अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन इसमें मेंशन ही नहीं है, कोई एक्शन, कोई पनिशमेंट, कुछ मेंशन नहीं है। तो इस वजह से देर आर सर्टन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रियली एंग्री कि दिस कैन बी यूज टू हैरेस देम। अब एक और इसकी दिक्कत ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल फॉल्स कंप्लेंट होती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, विच इज़ अबाउट राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राइट टू लाइफ डजेंट जस्ट मीन कि आप सिर्फ सांसें ले रहे हो, यू आर हैविंग फूड, यू आर जस्ट सर्वाइविंग, इट्स अबाउट लिविंग विद डिग्निटी। तो अगर इफ़ योर रिस्पेक्ट इज गॉन देन यू आर डेड, सो आपकी ये लाइफ भी जो आपकी राइट टू लाइफ है वो अफेक्ट होती है। तो अगर आप पे कोई फॉल्स कंप्लेंट की जाती है, दैट लीड्स टू योर इंसल्ट, एंड देन यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ प्रॉपरली, यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। तो राइट टू लाइफ, ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है इंडियन सिटीजन्स को। जो वायलेट होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब दीज आर ऑफ सच अ क्रिटिकल नेचर। तो उसमें राइट टू लाइफ आपकी अफेक्ट हो जाती है ऐसे केस में, तो इसलिए बहुत एक सीरियस इशू है ये। अनदर कंट्रोवर्सी इन दिस केस वुड बी, एक तो फॉल्स कंप्लेंट में ही होगा, फिर अनदर थिंग इज कि जो कमिटी थी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इक्विटी कमिटी थी, उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। उसमें जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मतलब हमने सिर्फ ये अज्यूम, इस लॉ ने सिर्फ ये अज्यूम कर लिया है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये बहुत बड़ी एक शॉर्ट कमिंग है इस लॉ की, कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो सिर्फ एससी या एसटी या ओबीसी एक्सेट्रा के साथ हो सकता है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता कास्ट के बेसिस पे। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए, वो भी जनरल कैटेगरी का है, और देर इज़ अनदर पर्सन बी, वो भी जनरल कैटेगरी का है। अब ए बी को उसकी दूसरी कास्ट है, भले ही वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब इन सब में नहीं आती है, बट उसके बेसिस पे वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसका बहुत मजाक उड़ा रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है लेट्स से कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का पूरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, और वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से है उसको हैरेस कर रहा है, तो फिर ये तो कवर हो ही नहीं रहा है। आप तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस वे में ले रहे हो कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के साथ हो सकता है, और इस कमिटी में उनको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिली है कि अगर इनके साथ कोई इशू है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई यहाँ पर है। तो वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है जिस वजह से बहुत लोग इस लॉ के अगेंस्ट हैं। अनदर थिंग इज कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने ओवरबर्डन है। अभी ही हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट या एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर नॉट रियली अप टू पार। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग्स निकालते हैं तो वो बहुत हाई पे नहीं आते इंडिया के। तो अब वो ऑलरेडी उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से उनको इस चीज़ में उलझा देना उनकी परफॉर्मेंस और कम कर देगा। मतलब जो टाइम, जो रिसोर्सेज
एजुकेशन में जाने चाहिए थे, उसकी क्वालिटी में, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने चाहिए थे, अब वो अननेसेसरी दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएंगे, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या रिसर्च और अफेक्ट हो जाएगी. सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज. तो मेन आपको अब जो पूछा जा सकता है, एक तो कंट्रोवर्सी, डेफिनेटली दैट्स द मोस्ट बर्निंग टॉपिक. बाकी आपको थोड़ा लॉ के प्रोविजंस भी पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं. मेनली इसका जो इंटेंशन था वो तो और हेल्प करना और प्रोटेक्शन देना ही था, लेकिन ऐसा होगा, कहा जा रहा है कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए जो बना था, ये एक्चुअली में उसको और बढ़ा देगा. तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है. तो ये है तो बहुत एक अच्छे इंटेंशन से बनाया हुआ कि भाई पहले सिर्फ एडवाइजरी थी, अब प्रॉपरली मैंडेटरी कंपल्सरी उसे फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी लगेगी, अकाउंटेबल हो गए आप. और सब यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है, हेल्प सेंटर है, कमिटी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पर्सन है, हेल्पलाइन है, सब कुछ है. पर जिस तरीके से लॉ बना वो सही नहीं थी. उसकी लैंग्वेज तो मिसयूज़ की जा सकती है. कंप्लेन अगर कोई फॉल्स फाइल कर दे तब क्या होगा, तब कोई कुछ साइलेंट है लॉ इस पे. तो और जनरल कैटेगरी को सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं मिली है, उनके साथ भी इश्यूज हो सकते हैं. तो उसके लिए भी लॉ कुछ प्रोविजंस नहीं है साइलेंट उस बारे में, और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कमिटी में. तो ये सब इश्यूज हैं. अदरवाइज कास्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर डिबेट. बट अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं क्योंकि पहले सुसाइड्स हो चुकी हैं, तो इट वाज रिक्वायर्ड. लेट्स सी अब क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फर्दर ऑर्डर होगा. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. सो लेट्स वेट एंड वॉच. If you want us to make video on some other topic, please let us know in the comment section, and I hope this video will be really useful to you. Thank you.